Hello students. We were practicing some examples based on center of mass या motion of center of mass के बेसिस पर हम लोग कुछ examples देख रहे थे. कुछ और examples देखेंगे, उसके बाद नए topics पर आएंगे. ओके, सी एग्जाम्पल कह रहा है बेटा कि यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर सच दैट द प्लेन सरफेस ऑफ द डिस्क इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर. A man of mass m/2 stands on the disk at its periphery. The man starts walking along the periphery of the disk. The size of the man is negligible as compared to the size of the disk than the center of disk. ठीक है, क्वेश्चन मैंने बोला उसको आप लोग नोट कर लेना. ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक डिस्क है. ठीक है, एक डिस्क है. उस डिस्क पर के जो पेरीफेरी है, मतलब बाउंड्री है ना, पेरीफेरी मीन्स बाउंड्री, उस पर एक आदमी है ना, वो चलता है इस तरीके से, इस पेरीफेरी पर यूं चलता है. आगे बात समझ में? ठीक है, तो बोला जा रहा है कि डिस्क का मास कितना है, m है. इस डिस्क का मास m है और इसका रेडियस कितना है, r है. और प्लेन ऑफ सरफेस, और आदमी का जो मास है, इस इंसान का जो मास है वो m/2 है. तो ये जो आपका ये है बेटा डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा. हमको पता है सेंटर ऑफ मास डिस्क का क्या होता है, सेंटर पर होता है. तो इसका मास यहाँ पर है और इसका मास m/2 है और ये इसके पेरीफेरी पर है. ठीक है, आगे बोलता है कि आदमी वॉक करना स्टार्ट करता है, चलना शुरू करता है इसके पेरीफेरी पर. इसके नीचे का जो सरफेस है डिस्क के नीचे का, ठीक है, वो कैसा है बेटा, प्लेन है, स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है. ओके, ये चलना शुरू करेगा. तो बोल रहा है कि देन द सेंटर ऑफ डिस्क, डिस्क का जो सेंटर है ना, सॉरी, देन द सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो होगा इस सिस्टम का, वो कैसा करेगा. ऑप्शन देखो है आपके पास, ऑप्शन है मूव्स along circle of radius r/3. ठीक है, moves along a circle of radius, moves along a circle of radius 2r/3 c moves along a circle of radius r/2 does not move along the circle, does not move along the circle. ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या करेगा. तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से बोलता हूँ. डिस्क है, मास m है, एक पर्सन है जिसका मास m/2 है, उसके पेरीफेरी पर चलना शुरू करता है, नीचे का जो सरफेस है वो स्मूथ है. तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो किस टाइप का मोशन करेगा इन चारों में से. ठीक है, तो बेटे पहले क्या था, रेस्ट में था, है ना, रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है. तो इसका सेंटर ऑफ मास किस में रहेगा, वो भी रेस्ट में रहेगा. ठीक है, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा. तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में कहीं होगा. सपोज ये है इसका सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सपोज ये है इसका सेंटर ऑफ मास. अंडरस्टूड. तो बेटा ये आपको नहीं दिख रहा है कि ये 2 पार्टिकल सिस्टम के जैसा काम कर रहा है. ये एक पार्टिकल हो गया डिस्क, है ना. जब आप बेटा किसी चीज का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हो तो इसका मतलब वो एक अब पॉइंट मास की तरह काम किया जा सकता है. तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इस डिस्क के टोटल मास को यहाँ पर एक पॉइंट मान करके रख दिया आपने. और ये दूसरा है जिसका मास m/2 है बेटे,
तो बताओ ये टू पार्टिकल सिस्टम हो गया। टू पार्टिकल सिस्टम में हमको पता है ना, ये दूरी हम निकाल सकते हैं। मान लो इस दूरी को मैं क्या कहता हूँ, स्मॉल आर। तो बताओ पता है ना कैसे निकालते हैं, स्मॉल आर बराबर टू पार्टिकल सिस्टम में क्या करते थे, अपोजिट मास m/2 अपॉन टोटल मास कितना हो गया बेटा 3m/2 और इनटू टोटल डिस्टेंस कितना r। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, तो r बराबर क्या आ रहा है r/3। ठीक है, कितना आएगा r/3। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ आ रहा है, r = r/3 पर आ रहा है। अब कुछ समय बाद क्या होगा बेटा, ये चलना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा तो कभी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो बेटे ये जब चलेगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा, आदमी डिस्क के ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो आदमी डिस्क के ऊपर चल रहा है, तो डिस्क के ऊपर एक्शन लगेगा और डिस्क आदमी के ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन लगाएगा। तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं ना, डिस्क आदमी के ऊपर, आदमी डिस्क के ऊपर लगा रहा है। मतलब ये फोर्स क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, वो सिस्टम के अंदर की बात है। डिस्क और आदमी मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। हम बाहर से कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, बाहर से देयर इज नो फोर्स। ठीक है, तो हमने देखा था बेटा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता है तो जो आपका सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम रहता है वो सेंटर ऑफ मास का जो ये रहता है ना, मोमेंटम रहता है वो कंजर्व्ड रहता है, और कंजर्व्ड रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि उसकी स्पीड जैसी पहली थी वैसी ही रहेगी। ठीक है, उसका वेलोसिटी जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। पहले क्या था बेटा, वो रेस्ट में था, तो अभी भी क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है बेटा वो हमेशा क्या रहेगा, है ना, इस कंडीशन को फुलफिल करता रहेगा। ठीक है, तो अभी ये r/3 पर था, तो बाद में भी r/3 पे रहेगा, बाद में भी r/3 पर रहेगा, r/3 पर, r/3 पर, r/3 पर, r/3 पर। तो आप अगर सेंटर ऑफ मास को देखोगे तो वो क्या कर रहा है बेटा, इस सर्कल पर चल रहा है ना, वो क्या हो रहा है, इस सर्कल पर चल रहा है, देखो, है ना, और ये सर्कल कितना है, r/3। तो दैट मीन्स कि आदमी जो सेंटर ऑफ मास जो है इस सिस्टम का है, कौन से सिस्टम का, डिस्क प्लस मैन, ठीक है, वो क्या हो रहा है, r/3 रेडियस पर घूम रहा है। तो आंसर क्या हो गया इसका, मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r/3, मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r/3। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है इसमें, एक बोट है बेटा, ठीक है, एक बोट है और उस बोट का मास है 100 kg, 100 kg, और उस पर एक आदमी है, कितना है मास इसका, 50 kg। ओके, मिडिल में है ये, ठीक है, मास बराबर 50 kg का आदमी उसके मिडिल में है। बोलता है कि मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अभी बोट जो है, बोट 100 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। बोट इज मूविंग विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में, बोल रहा है कि एज्यूम 100 नहीं है बेटा, ये 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड। बोलता है कि इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन बोट एंड वाटर, बोट एंड वाटर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन बोट एंड वाटर एंड इंजन इज ऑफ, एंड इंजन इज ऑफ,
ठीक है बेटा, इंजन को भी क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फिर बोट का इंजन भी ऑफ कर दिया आपने, तो यहां पर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, है ना, कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है, समझ गए। तो बेटा जब कोई फोर्स नहीं लगता है, आपको पता है ना, कोई फोर्स नहीं लगता है तो नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन मीन्स, है ना, वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो अभी भी क्या होगा बेटा, ये 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, मतलब ये पूरा सिस्टम जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब बोलता है कि विथ व्हाट वेलोसिटी शुड द पर्सन मूव, ठीक है, with what velocity should the person move so that the boat comes to rest, ठीक है, with what velocity should the man कहाँ गया, move so that the should the man move so that the boat comes to rest, that the boat comes to rest, बोट क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए, ठीक है, ओके। ऑप्शन है हमारे पास ए 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, पार्ट ऑप्शन सी 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट और 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट, ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व दिस, तो बेटा एक चीज हमको समझ में आ गया कि पहले जो है पूरा का पूरा सिस्टम क्या था, मोशन में था, है ना, पहले ये इसके बीच में खड़ा था, बोट चल रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ इनिशियली मोमेंटम कितना था बेटा, इनिशियली P बराबर क्या था, टोटल मास कितना हो गया बेटा, पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा था, टोटल मास हो गया 100 + 50 और किस स्पीड से चल रहा था बेटा, 10 से, तो इतना हो गया इसका क्या, इनिशियल मोमेंटम, है ना, 1500 kg मीटर पर सेकेंड, इतना हो गया इनिशियली इसका मोमेंटम। बाद में क्या हो रहा है, आदमी दौड़ना शुरू कर रहा है ना, इंसान क्या कर रहा है, दौड़ना शुरू कर रहा है। दौड़ना जब वो शुरू कर रहा है तो बोट क्या बोलता है, वो रेस्ट में आ जाना चाहिए, है ना, वो बोट जो है वो रेस्ट में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बेटा जब ये दौड़ना चालू करेगा तो कैसे क्या होगा, ये बोट के ऊपर फोर्स लगाएगा, बोट उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके अलावा कोई फोर्स है क्या, मैं बाहर से कोई फोर्स लगा रहा हूं, क्योंकि वाटर भी कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रहा है, इंजन भी ऑफ है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, मोमेंटम का कंजर्वेशन लागू होगा, है ना, मोमेंटम का कंजर्वेशन यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाना है, फाइनली क्या हो जा रहा है, आदमी को दौड़ना है, तो मान लो वो v वेलोसिटी से दौड़ता है 50 v, और बोट क्या बोलता है, रेस्ट में आ जाता है, तो बोट रेस्ट में आ जाता है तो वो 0 हो गया, ठीक है। तो ये देखो मिलकर के क्या हो रहे हैं बेटा, 50 v हो रहे हैं, है ना, कितना हो रहे हैं, 50 v। तो जो P इनिशियल था और P फाइनल था वो क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, है ना, ड्यू टू कंजर्वेशन P इनिशियल बराबर क्या, P फाइनल, तो क्या हो जाएगा बेटा 1500 इक्वल्स टू 50 v, ये गया 5 से 30, तो v बराबर क्या आएगा बेटा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब लेफ्ट की राइट ये देखना पड़ेगा, तो हमने इसको क्या लिया है बेटा, प्लस डायरेक्शन लिया है, हमने इसको क्या लिया है, प्लस डायरेक्शन, और ये आया क्या, प्लस आया मतलब ये किधर जाएगा बेटा, प्लस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, इसको किधर जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो विथ 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, टुवर्ड्स राइट, सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, ओके। चलो नेक्स्ट लेते हैं,
चल आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 60। एग्जाम्पल 60। Two men of masses 80 kg and 60 kg are standing on a wood plank of mass 100 kg। एक प्लैंक है बेटा, लकड़ी का बना हुआ, जिसका मास है 100 kg। इसके ऊपर दो आदमी हैं, ठीक है। एक का मास है 80 kg और एक का मास है 60 kg, ठीक है। Two men of masses 80 kg 60 kg are standing on a wood plank of mass 100 kg that has been placed over a smooth surface. If both the men start moving toward each other with speeds 1 meter per second and 2 meter per second respectively, then find the velocity of the plank by which it starts moving। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले है ना, ये जो 100 केजी का प्लैंक है और ये 80 केजी का आदमी है और ये 60 केजी का आदमी है, ये पूरे के पूरे सब क्या थे, स्टैंडिंग थे, रेस्ट में थे। और इसके नीचे का जो सरफेस है वो क्या है बेटा, स्मूथ है। इसके नीचे का सरफेस क्या है, स्मूथ है, ठीक है। तो बेटा जब सब कोई स्टैंडिंग थे, है ना, तो कोई चल नहीं रहा था, कोई चल नहीं रहा था, तो v क्या था, कांस्टेंट था बेटा, है ना, सॉरी v क्या था, जीरो था। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, जीरो था। या फिर मोमेंटम टोटल जो है, इसका टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे कहानी समझ में। तो इसका जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो था, क्या चीज, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली। फिर बोलता है कि अगर बोला जा रहा है कि अगर जो है ये 80 केजी वाला ये इधर चलने लगे 1 मीटर पर सेकेंड से, और ये 60 केजी वाला इधर चलने लगे 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक बाय व्हिच इट स्टार्ट्स मूविंग। ये किस वेलोसिटी से चलेगा, तो मान लो बोला बेटा v, है ना, मान लो क्या बोला, v बोला। तो चलो अब मोमेंटम की स्थिति क्या है बेटा, p फाइनल। इस डायरेक्शन को प्लस ले लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 80 इंटू 1, और इसका क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस लिया हूं बेटा तो इधर माइनस लेना पड़ेगा, ये प्लस तो ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा 60 इंटू 2, प्लस क्या हो जाएगा बेटा 100 इंटू वी, है ना, प्लस क्या हो गया 100 इंटू वी। ये हो गया आपका टोटल फाइनल मोमेंटम, ऐसा हो गया। लेकिन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हमने इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया, इवन फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है, वो चलना शुरू कर रहा है। तो ये तीनों मिलकर के सिस्टम है बेटा, ये एक दूसरे से चल रहे हैं, तो ये इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, तो जो भी हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है, एक्सटर्नली कुछ भी नहीं हो रहा है, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेंगे। तो है ना, पी आई और पी फाइनल सेम होगा। तो 80 माइनस 62 जा 120 प्लस 100 v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। कितना हो गया, माइनस 40 प्लस 100 v इक्वल्स टू जीरो, 100 v इक्वल्स टू 40। तो v इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 40/100 यानी 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या आ रहा है बेटा, 0.4 मीटर पर सेकेंड। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया, आंसर इज कमिंग डिफरेंट। ओहो हो, something is कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है।
क्या किया जाए? ठीक है, चलो। तो क्या यहाँ पर एक्चुअली क्या मिस्टेक हो रहा है कि आपको जो ये 1 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है वो क्या दिया विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन 1 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो वेलोसिटी ऑफ मैन 1 है ना इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस v इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस v, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन 1, इसको मैंने मैन 1 बोला, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन 1 क्या हो गया बेटा 1 प्लस v हो गया। सिमिलरली आप इसके साथ करोगे वेलोसिटी ऑफ मैन 2 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो वेलोसिटी ऑफ मैन 2 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल्स टू, इधर इसका डायरेक्शन हमने किधर लिया है, इस तरफ लिया है, तो ये हो जाएगा -2 है ना, और ये इधर जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b माइनस 2। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या है v है, तो ये क्या हो जाएगा v माइनस 2। तो दोनों का देखो आपके पास ये हो गया इंडिविजुअल वेलोसिटी आ गया, ठीक है, इंडिविजुअल वेलोसिटी आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हो,
इसका कितना हो जाएगा बेटा 80 इंटू इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी 1 प्लस वी है, दूसरे वाले का 60 इंटू उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है v माइनस 2 है, ठीक है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज v माइनस 2 प्लस 100v है ना, 100 इसका, तो 100v इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 80 प्लस 80v इसका हो गया 60v माइनस 62 जा 120 और प्लस 100v इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखो आपका क्या हो रहा है 80 माइनस 120 क्या हो जाएगा बेटा माइनस 40 हो जाएगा, और 80 60 और 100 240v माइनस 40 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 240v इक्वल्स टू 40 अपॉन 240 हो जाएगा, जिससे आ रहा है क्या 1/6 मीटर पर सेकेंड। तो जो ब्लॉक की वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 1/6 मीटर पर सेकेंड, अंडरस्टूड। तो ब्लॉक जो है वो किस स्पीड से मूव करेगा 1/6 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, अंडरस्टूड, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो next is each of the blocks shown in the figure mass 1 kg, each of the blocks shown in figure has mass 1 kg. The rear block moves with a speed of 2 meter per second towards the front block kept at rest. The spring attached to the front block is light and has a spring constant 50 Newton per meter. Find the maximum compression of the spring assume on a frictionless surface, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक है 1 kg का और इधर भी एक ब्लॉक है 1 kg का, लेकिन इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है, इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है, ओके। तो बोला जा रहा है कि द रियर ब्लॉक, रियर मतलब पीछे वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जाता है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, तो और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 50 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है इसका मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है बेटा। तो देखो होगा क्या, ये इस टाइप की चीजें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में मिलेंगे, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो जैसे ये जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड से जाने के बाद इसमें क्या होगा, सबसे पहले टच होगा, किसमें, इस स्प्रिंग में टच होगा, ठीक है। स्प्रिंग में टच होने के बाद फिर क्या होगा, वो इस स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेगा, तो स्प्रिंग दबेगा। जैसे ही स्प्रिंग दबेगा बेटा, स्प्रिंग जब कंप्रेस हो जाएगा तो वो अपोजिट में अब फोर्स लगाना शुरू कर देगा। स्प्रिंग अब इसके ऊपर क्या करेगा बेटा, फोर्स लगाना शुरू करेगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। फिर भी जब तक इसका फोर्स ज्यादा रहेगा तब तक क्या करेगा, ये दबाएगा, और फाइनली क्या होगा बेटा, इसका ये घट करके है ना, ऐसा कंप्रेस करके, और ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और फाइनली वो रेस्ट में आ जाएगा। तो ये कितना कंप्रेस हुआ है ना, ये अपने को निकालना है, ये कितना कंप्रेस हुआ ये आपको निकालना है। लेकिन एक चीज आपको पता चल गया कि फाइनली वो जब तक वो रेस्ट में नहीं आएगा है ना, ये ब्लॉक जब तक रेस्ट में नहीं आएगा तब तक दबाता रहेगा, यही होगा, जब तक ये है ना दबाता रहेगा, जब तक कि वो रेस्ट में नहीं आ जाएगा, और जब वो मैक्सिमम दबा लेगा, मैक्सिमम कंप्रेस कर लेगा, तो वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। आगे कहानी समझ में आपको। अब जब ये ठीक है इसको कंप्रेस किया, ये अब जो है इसके साथ ये रेस्ट में आ गया, क्लियर है। अब इसके बीच में रिलेटिव कोई, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, रेस्ट में आ जाएगा,
का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि ये रुक गया, नहीं, ये रुका नहीं, ये दोनों आपस में क्या हो गए, रिलेटिवली रेस्ट में आ गए। रिलेटिवली इसका क्या मतलब है कि चल रहे हैं दोनों, और ठीक है दोनों चल रहे हैं लेकिन वेलोसिटी दोनों का सेम है। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी बेटा, तो इसके वेलोसिटी सेम होना मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन। जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो उनके बीच की दूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब इधर जो फर्दर कंप्रेशन है इस स्प्रिंग का नहीं होगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये आएगा, इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद है ना, कंप्रेस करने के बाद जब तक ये मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा, उसके बाद ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ सेम वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन में वो क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो एक दूसरे को क्या लगेंगे, रेस्ट में ही लगेंगे ना। लेकिन बाहर से ऐसा नहीं कि वो आपको रेस्ट में दिखें, एब्सोल्यूट वेलोसिटी रेस्ट जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब वो मैक्सिमम कंप्रेशन के कंडीशन में पहुंचेंगे, इन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, इन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना जरूरी है। इन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर विथ कॉमन वेलोसिटी, दोनों एक कॉमन वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। तो क्या हुआ, ये कंप्रेस हुआ है ना, ये मान लो इतना कंप्रेस हुआ, और अब जो है ये पूरा सिस्टम एक कॉमन वेलोसिटी के साथ जाने लगा, सपोज v है ना, और ये इतना क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, इतना कंप्रेस हो। तो बेटा पहले स्टार्टिंग में इसके पास मोमेंटम कितना था, p इनिशियल, इसके पास कितना था 1 into 2, और ये पूरा सिस्टम क्या थे, रेस्ट में थे, तो 1 into 0 दैट इज 2 है ना। तो इनिशियली मोमेंटम इतना है। अच्छा, इस दौरान हुआ क्या है, इस दौरान ये हुआ है कि जब ये चल करके आया तो इस पर किसने फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने लगाया है ना। स्प्रिंग ने इस पे, इसने स्प्रिंग के ऊपर, ये पूरा एक सिस्टम है, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है क्या, तो यहाँ पर भी मोमेंटम क्या होगा बेटा, कंजर्व होगा। और फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि फाइनली वो दोनों के दोनों ब्लॉक हैं जो वो एक साथ चलने लगते हैं। तो दोनों का मास कितना हो गया बेटा, 1 + 1, और एक कॉमन वेलोसिटी मान लो v, तो कितना हो गया, ये 2v हो गया। अंडरस्टूड। तो देयरफॉर है ना, फ्रॉम कंजर्वेशन से ये दोनों बराबर होंगे, तो 2v बराबर 2 हो गया बेटा। तो v बराबर क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। तो आपका जो कॉमन वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड आ गई कॉमन वेलोसिटी। लेकिन काम हमारा अभी तक बना नहीं है, हमको चाहिए क्या, कि स्प्रिंग हमारा कितना कंप्रेस हुआ। ठीक है, स्प्रिंग हमारा कितना कंप्रेस हुआ ये चाहिए मेरे को। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो बेटे स्टार्टिंग में ये जो ब्लॉक था है ना, ये जो ब्लॉक था वो चल करके आ रहा था, तो उसके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना था बेटा, हाफ m इसका 1 है, और v 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2 into 2, तो ये देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस समय पोटेंशियल एनर्जी था इस सिस्टम के पास, ये वाला तो रेस्ट में था स्टार्टिंग में, तो इसके पास काइनेटिक था नहीं, इसके पास काइनेटिक था, स्प्रिंग भी कंप्रेस हुआ नहीं था, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 था। तो टोटल एनर्जी जो आ रहा है अभी की कंडीशन में वो 2 है। ठीक है, इनिशियली टोटल एनर्जी कितना है बेटा, 2 है। बाद में मैंने क्या बोला कि ये आया, ये ये दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ चलने लगे, और स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो गया, स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो गया। ठीक है, और किस कॉमन वेलोसिटी से चल रहा है, 1। तो अब क्या काइनेटिक एनर्जी है सबके पास, यस है ना, क्योंकि अब पूरा सिस्टम चल रहा है तो सबके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो अब जो है काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल था, अब ये फाइनल।
तो फाइनली अब पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है, तो हाफ टोटल मास कितना हो गया बेटा 1 + 1 2 n2 और कॉमन वेलोसिटी क्या था 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 2 क्या हो गया बेटा 1 हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में। सो काइनेटिक एनर्जी नाउ इज 1। क्या अब स्प्रिंग एनर्जी है? यस, स्प्रिंग एनर्जी के रूप में पोटेंशियल एनर्जी है, अब ये कंप्रेस हो चुका है। तो हाफ इंटू k इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर इतना। तो अब टोटल एनर्जी कितना है बेटा? तो 1 + ½ k x नॉट का स्क्वायर। तो अगेन बेटा चूंकि हमने कहीं भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है, एनर्जी भी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 + ½ k x नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ½ k x नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो x नॉट स्क्वायर हो जाएगा क्या 2/k, है ना, 2/k। 2 कितना है? 2 तो 2 है और k कितना है बेटा 50, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं चलेगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जा रहा है 4/100, है ना। नीचे क्या हो गया बेटा 4/100। तो x नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 4/100। तो x नॉट इक्वल्स टू 4 का रूट 2 हो गया बेटा, 100 का रूट 10 हो गया, दैट इज 0.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो सीखने लायक बात है बेटा, है ना, जानने लायक बात है, वो ये है कि कभी भी, है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में, है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में दोनों के दोनों ब्लॉक जो हैं वो क्या होंगे? कॉमन वेलोसिटी के साथ चलने लगेंगे, सेम वेलोसिटी के साथ चलने लगेंगे। उनके बीच का रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि फिगर शोज 2 ब्लॉक्स। अच्छा पहले मैं फिगर बना लेता हूं, फिर आपको क्वेश्चन बोलता हूं। ठीक है, फिगर कुछ इस तरीके से है। एक है बेटा 5 kg का ब्लॉक, एक है 2 kg का ब्लॉक और उनके बीच में लगा हुआ है एक स्प्रिंग, ठीक है। उनके बीच में लगा हुआ है एक स्प्रिंग। क्वेश्चन बोल रहा हूं बेटा, बोलता है कि फिगर शोज 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 5 kg and 2 kg placed on a frictionless surface and connected with a spring. An external kick gives velocity 14 meter per second to the heavier block towards the lighter one. Deduce part A velocity gained by the center of mass, part B the separate velocities of the 2 blocks with respect to the center of mass just after the kick, ठीक है। तो बोलते हैं कि एक किक मारा जाता है हैवियर ब्लॉक को, यानी 5 kg ब्लॉक को, और उसके पास वेलोसिटी आ जाती है 14 मीटर पर सेकेंड का, है ना। इसके पास कितनी आ जाती है 14 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पार्ट ए वेलोसिटी गेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास। आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो बताओ बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो जैसे ही आपने किक मारा तो तुरंत विदिन, है ना, विदिन मतलब इनिशियल टाइम पर t = 0 पर ही जैसे ही आप इस पे लगाओगे फोर्स, तो पहला इंपैक्ट किस पे होगा? इस पे, बाद में इस पे इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो उस समय सिर्फ इस पे इंपैक्ट होगा। तो मास इसका कितना है बेटा 5 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 14 प्लस, है ना। इस पर बाद में इंपैक्ट होगा, तो ये अभी भी क्या है 0 है। तो 2 × 0। कैसे बाद में क्यों होगा? क्योंकि पहले ये क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। जब स्प्रिंग को कंप्रेस करना हो जाएगा तब इस पर इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो इनिशियली नहीं आता। तो अपॉन क्या हो गया बेटा m1 प्लस m2, 5 प्लस 2। तो देखो कितना हो गया 5 × 14 अपन 5 प्लस 2 10, सॉरी 5 प्लस 2 7, तो 7 और 2 तो 5 × 2 = 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आया वो आया 10 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। पॉजिटिव आया मतलब राइट साइड में जाएगा, क्योंकि इसको हमने राइट साइड में लिया है, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी ऑफ
सेंटर ऑफ मास हो गया। आगे बोलता है सेपरेट वेलोसिटीज ऑफ द टू ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा, तो भाई इसका रिलेटिव वेलोसिटी इसके साथ देख लो, तो ये 14 से ये 10 से दोनों सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है बेटा, माइनस हो जाता है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता था, माइनस होता था। तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। So velocity of block 1 with respect to center of mass अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, velocity of block 1 minus velocity of center of mass। तो velocity of block 1 is 14 and velocity of center of mass is 10, so this is 4 meter per second, ठीक है। Similarly velocity of block 2 with respect to center of mass is velocity of block 2 minus velocity of center of mass। तो block 2 अभी क्या है, 0 है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 10 है, तो ये देखो -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ब्लॉक 2 का विद रिस्पेक्ट टू ये क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड। तो अच्छे से समझ में आ गया बेटा अपने को, क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। अच्छा बेटे, जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, है ना, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, एनएलएम पढ़ रहे थे, वहां पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था इम्पल्स, याद है क्या आपको, इम्पल्स के बारे में, ठीक है। इम्पल्स पढ़ा था, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ा था, उसकी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो एक बार मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। इम्पल्स अगर आपको याद होगा तो इम्पल्स होता था बेटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, है ना। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स हमेशा तब निकाला जाता है बेटा जब फोर्स बहुत बड़ा हो और उसका टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, है ना, मैंने बताया था आपको, ठीक है। जब बहुत छोटे टाइम के लिए बहुत बड़ा एक फोर्स लगता है तो हम उसका एक कंप्लीट फॉर्म निकालते हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल इतना छोटा होगा कि आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इतना, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, ठीक है, तो जब बैट्समैन बॉलर बहुत तेजी से गेंद फेंकता है और बैट्समैन उसको हिट करता है, तो बॉल और बैट के बीच का जो कांटेक्ट का टाइम है वो कितना कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, जिसको आप घड़ी पर देख नहीं सकते, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उसका कंबाइंड इफेक्ट जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंबाइंड इफेक्ट आ रही बात समझ में। तो इम्पल्स देखते हैं, इम्पल्स देखना आसान होता है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स को हम लोग जे से शो किया करते थे बेटा, तो जे आता था F इंटू डेल टी, ठीक है, F इंटू डेल टी, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो हम लोग क्या जानते थे बेटा, ऑल्सो F बराबर क्या होता था, डेल P बाय डेल टी। तो देयरफॉर डेल P बराबर क्या होता बेटा, F डेल टी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो देयरफॉर बेटा, है ना, J बराबर क्या हो गया, डेल P भी हो गया, है ना, J बराबर डेल P भी हो गया, इक्वल्स टू क्या, F डेल T, है ना। यानी इम्पल्स जो होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते थे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहा करते थे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है बेटा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहा करते थे। तो आगे बात आपको समझ में कि इम्पल्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम होता है या फिर चेंज इन मोमेंटम होता है। इम्पल्स हमेशा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आगे कहानी समझ में। तो इसमें जो ये फोर्स है बेटा, है ना, ये वाला फोर्स, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। दिस फोर्स इज इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। दिस फोर्स इज इम्पल्सिव फोर्स। तो बेटे क्यों इसको इम्पल्सिव फोर्स कहा जाता है और क्या खासियत है इसकी, तो ये फोर्स बहुत बड़ी होती है और इसका टाइम ऑफ एक्टिंग जो है
एक्ट करने का जो टाइम होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बाकी फोर्स के जैसा ही है ना, फोर्स वही है, सेम ही है, बट काम करने का तरीका अलग है बस, ठीक है। कि ये बहुत छोटे समय के लिए काम करता है, बहुत बड़ा फोर्स होता है, ठीक है। तो दिस इज इंपल्सिव फोर्स, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तो बेटे इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जे बराबर, अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो ये क्या लिख सकते हो आप, एफ डी टी, है ना, इंटीग्रेशन के फॉर्म में फिर लिख सकते हैं। क्लियर, एफ डी टी अगर छोटा सा हुआ डी टी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल इंपल्स लाने के लिए। तो J इक्वल्स टू एफ डी टी, है ना, कहां से कहां बेटा, T1 से लेकर के T2, T के साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो अगर आपको फंक्शन के रूप में दिया हो f, है ना, फंक्शन के रूप में दिया रहे, तो आप उसको क्या कर सकते हो, टाइम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और आपको इंपल्स मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो फोर्स का टाइम के साथ इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा इंपल्स, ठीक है। यहां से भी आप इसको भी बोल सकते हो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। या आप इसको इक्वल टू, फाइनली आपको क्या आएगा बेटा, ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा, ठीक है। तो दोनों ही चीजें आप इस इक्वेशन से ला सकते हो। तो इंपल्स समझ में आ गया, इंपल्सिव फोर्स समझ में आ गया, है ना, क्या होता है, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इट वाज जस्ट फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है वो है कोलिजन, ठीक है। क्या पढ़ना है बेटे, कोलिजन पढ़ना है। लेट्स सी व्हाट इज कोलिजन। ठीक है बेटे, कोलिजन, जब भी कोई दो बॉडी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी कोई दो बॉडी आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कोलिजन। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार दूसरे कार से क्या हो गई, टकरा गई, ठीक है, एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गई, आप जाकर के एक वॉल से टकरा गए, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें होती है उसको हम लोग कहते हैं कोलिजन, क्योंकि इसमें जो ये इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जब एक टक्कर होती है तो क्या होता है, आता है ऐसा टकराया, हो गया काम, ठीक है। तो ये जो टक्कर का समय होता है वो बहुत कम होता है, कोलिजन का जो समय होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से यहाँ पर इंपल्सिव फोर्स का काम होता है, ठीक है, यहाँ पर इंपल्सिव फोर्स का काम होता है। तो बेटा बेसिकली जब दो बॉडी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इसको कहते हैं इंटरैक्शन करना, इंटरैक्ट करके एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट, जब भी टक्कर होगा तो कुछ ना कुछ तो असर होगा दोनों के ऊपर, है ना, दो कारें टकराएंगी तो दोनों का जो ये है क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ हिस्सा क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है ना, उसका शेप बिगड़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जब दो बॉडी आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कोलिजन, ठीक है। When two bodies interact with each other and have impact on each other, it is called collision, लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कोलिजन जो है कांटेक्ट में आकर के ही हो, ये कांटेक्ट में आए बिना भी हो सकता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे, ऐसा कौन सा टक्कर होता है जिसमें कांटेक्ट भी नहीं होता है? तो ऐसा होता है बेटा, जैसे कि अगर एक मैग्नेट लो और दूसरा मैग्नेट लो, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करता है बेटा, दूर से ही फोर्स लगा देता है, दूर से ही उसका जो है इम्पैक्ट डाल देता है। सिमिलरली एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या कर सकता है, दूर से ही इम्पैक्ट डाल सकता है उसके ऊपर। तो इस तरीके के जो इंटरेक्शन है, इस तरह के जो इम्पैक्ट डालना है, उसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन
जो बाकी के मैंने एग्जांपल्स दिए, कार का टकराना, ट्रक का टकराना, इसमें क्या है, कांटेक्ट हो रहा है, तो विथ कांटेक्ट भी हो सकता है और विदाउट कांटेक्ट भी हो सकता है कोलिजन। ठीक है, तो नोट करके, कोलिजन कैन बी विथ कांटेक्ट और विदाउट कांटेक्ट, दोनों संभव है। ठीक है बेटा, विथ कांटेक्ट भी हो सकता है और विदाउट कांटेक्ट भी हो सकता है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब देखो बेटा, जो जब कोलिजन होता है, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉलो होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिजन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिजन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिजन। तो पहली बात है बेटा कि इसमें टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम ना, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। सेकेंड चीज है कि टोटल एनर्जी जो है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। और तीसरी, काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी मे बी और मे नॉट बी कंजर्व्ड, मे नॉट बी कंजर्व्ड। कुछ कंडीशन में आपको काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगा और कुछ कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगा। आगे बात समझ में, कुछ कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रह सकता है और कुछ कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं भी रह सकता है। ओके, तो ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिजन। अब तो आपको दिख रहा है बेटा कि जो मोमेंटम है टोटल, वो सबके लिए कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी है वो सबके लिए कांस्टेंट है, बट ये काइनेटिक एनर्जी में लफड़ा है ना, कभी रह सकता है कभी नहीं रह सकता है। तो ये एक डिफरेंस ला सकता है टाइप ऑफ कोलिजन में, कोलिजन के टाइप में ये एक प्रकार का डिफरेंस ला सकता है। तो इसके बेसिस पर हम लोग कोलिजन को दो टाइप में बांटते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर कोलिजन को हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कोलिजन, टाइप ऑफ कोलिजन, एक को कहते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें क्या होता है बेटा, बाकी दो कंजर्वेशन के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। ठीक है, इफ kinetic energy is conserved during collision, it is called elastic collision, elastic collision, इसको हम लोग elastic collision कहते हैं। और सेकेंड, नॉन इलास्टिक कोलिजन या inelastic collision, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इनइलास्टिक कोलिजन क्या हो गया, इसका उल्टा कर लो बेटा। इफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड
conserved, it is called inelastic collision. आगे बात समझ में, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन, इस तरीके से दो टाइप के कोलिजन होते हैं। तो बेटा एक चीज में तो कोई शक नहीं है कि टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन सब में होता है, टोटल मोमेंटम का कंजर्वेशन सब में होता है। डिफरेंस किस में है? काइनेटिक एनर्जी में है। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है उन दोनों के साथ साथ, और इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, वो दोनों कंजर्व होता है, ये कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, इसके बेसिस पर ये दो टाइप के कोलिजन हो गए। अच्छा, जब कोलिजन होता है बेटा, ठीक है, जब कोलिजन होता है तो ऑब्वियसली है ना, दो बॉडी के बीच में कोलिजन हो रहा है। कैसे हो सकता है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटे कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक बॉल यूं है और एक बॉल यूं है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो है वो इस तरफ चल रहा है विथ v1 वेलोसिटी, और ये जो है इस तरीके से चल रहा है विथ v2 वेलोसिटी। ठीक है, विथ v2 वेलोसिटी। अगर मान लो बेटा v1 ग्रेटर देन v2 हुआ, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि v1 ये वाला जो है वो इसके पीछे पड़ा है और ये तेजी से आ रहा है। v1 ग्रेटर है, v1 ग्रेटर है तो ये तेजी से आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक समय ये इसको क्या कर लेगा, है ना, इसके पीछे, इसका पीछा पकड़ लेगा वो, है ना, ये इसके पास पहुंच जाएगा, और पास पहुंच जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, टकरा जाएगा। दोनों का रास्ता एक ही है। ठीक है, ये इस तरीके से क्या हुआ, ये इस तरीके से मान लो टकरा गया। आगे कहानी समझ में। जैसे ही ऐसा टकराएगा, गलत किया मैंने, ठीक है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से आ रहा था। फिर ये क्या हो जाएगा, एक समय आएगा जब ये टकरा जाएगा, है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। अंडरस्टूड। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या देख पा रहे थे बेटा कि ये जैसे ही टकराएगा तो एक पॉइंट आएगा जो है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक नॉर्मल डालोगे, दोनों पर, दोनों बॉडी पर आपको क्या करना है, नॉर्मल डालना है। याद करो मैंने नॉर्मल डालने का तरीका आपको बहुत अच्छे से बताया था। कहां पर बताया था बेटे, जब ये पढ़ रहे थे हम लोग, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। याद है आपको, नॉर्मल फोर्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ओके, नॉर्मल फोर्स के बारे में जब पढ़ रहे थे तो मैंने सिखाया था कि आपको नॉर्मल कैसे डालना है। तो इस बॉडी पर नॉर्मल कैसे होगा बेटा, तो मैंने बोला था सेंटर को मिला दो, है ना, सेंटर को मिला दो तो ये हो जाएगा नॉर्मल, है ना। ये इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल इस तरफ, ये इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल इस तरफ। तो ये देखो नॉर्मल जो है, ये वाला नॉर्मल जो है बेसिकली क्या है, कॉमन है एक दूसरे के ऊपर, है ना, दोनों नॉर्मल एक दूसरे के ऊपर क्या है, कॉमन है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमन नॉर्मल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉमन नॉर्मल। और ये चल कैसे रहा था बेटा, दोनों बॉडी देखो इस तरीके से चल रहा था, और जब ये दोनों टकराए तो देखो नॉर्मल भी दोनों का क्या आया, सेम आया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां पर दो बातें आती है, एक कहते हैं लाइन ऑफ मोशन, है ना, इसका चलने का मोशन डायरेक्शन कैसा था, ऐसा, इसके भी चलने का डायरेक्शन क्या था, ऐसा था। तो दोनों का जो लाइन ऑफ मोशन था वो क्या था, सेम था। ठीक है, दोनों का लाइन ऑफ मोशन क्या है, सेम है। और एक दूसरा चीज होता है लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो व्हाट इज दिस लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो बेटे आपको क्या करना है, जब भी दो बॉडी टकराती है उसके
उस सरफेस पर जाओ जहां पर कोलिजन हुआ है। तो जैसे कि यहां देखो कोलिजन कहां हुआ है, इस सरफेस पर हुआ है बेटा, है ना, कोलिजन कहां हुआ है, इस सरफेस पर हुआ है। उस सरफेस पर जाकर के आपको क्या करना है, कॉमन नॉर्मल डाल देना है दोनों के ऊपर, एक ऐसा नॉर्मल जो दोनों के ऊपर, दोनों का नॉर्मल हो, ठीक है। वो जो लाइन होती है उसको कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट या फिर लाइन ऑफ कोलिजन कहते हैं, लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक बॉल लिया मैंने और उसको यूं छोड़ दिया, ठीक है बेटा, इसको छोड़ दिया तो ये ग्राउंड पे गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये ग्राउंड से टकराएगा, आया 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 ग्राउंड से टकरा गया। तो इसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन कौन सा हुआ, तो आपको क्या करना है, कहां पर कोलिजन हुआ बेटा, यहां पर कोलिजन हुआ है ना, यहां पर कोलिजन हुआ तो इसके ऊपर क्या कर लो, नॉर्मल डाल लो, दिस इज नॉर्मल, दिस इज लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इंपैक्ट, है ना, अंडरस्टूड, दिस इज लाइन ऑफ कांटेक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन। तो आपको समझ में आया कि लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है। हाँ, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, दी कॉमन नॉर्मल drawn at the common normal drawn at the contact surface of colliding bodies, the common normal drawn at the कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, जहां कॉन्टैक्ट हो रहा है उस बॉडी उस सरफेस पर, है ना, ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन, अंडरस्टूड। इसको कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन। तो हमको जो भी रूल्स लगाने हैं, जो भी लॉज लगाने हैं, वो कहाँ लगाना है बेटा, इस सी पर लगाना है, इसी लाइन पर लगाना है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग या लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग, ठीक है। बाकी का हमको, है ना, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक देखो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है।